Waters are two types. Heavy water. Correct. ये जानते हैं. Hard water and soft water. Talented. Hard water. ठीक है. Soft water and hard water. ठीक है. वाटर दो तरीके के हैं. एक सॉफ्ट वाटर है, दूसरा कौन सा है? हार्ड वाटर. तो सॉफ्ट वाटर क्या चीज होता है? द वाटर which contains sodium and potassium salts of chloride ion and sulfate ion. Soft water contains which types of ion? देखो, सोडियम एंड इसमें सोडियम रहेगा और पोटेशियम आयन रहेगा, एंड इसके अलावा क्लोराइड आयन भी रह सकता है और सल्फेट आयन रहेगा. अच्छा, इट गिव्स फोम और लेदर, झाग देता है. किसके साथ? विद सोप. सॉफ्ट वाटर है तो क्या करेगा? इट गिव्स फोम. फोम कहें तो आप लेदर समझिए, लेदर बोलूं तो आप झाग समझिए. इट गिव्स फोम विद सोप. और जब झाग आएगा देन इट सपोर्ट्स क्लींजिंग एक्शन, तो तब अच्छा क्लीन होगा. एंड सपोर्ट्स क्लींजिंग एक्शन. जबकि हार्ड वाटर क्या है? हार्ड वाटर देखो, द वाटर, ये अंडरग्राउंड वाटर हो सकता है, विच कंटेन्स, इसकी लेदर, LATHER, विच कंटेन्स मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयन, ये दोनों. Along with इसमें और क्या होगा? Cl ion, सल्फेट आयन एंड HCO3 बाइकार्बोनेट. ये सारे आंसर. अच्छा, इट रिएक्ट्स विद सोप. ये किससे रिएक्ट कर जाता है? सोप. अगर तुम कभी कभी ऐसे होता है गांव में कि पानी निकाला है इन पाइप से, उसमें कपड़े डाले और साबुन डाला, तो साबुन झाग नहीं देता. और ऐसे साबुन से अगर उन्होंने नहा भी लिया तो नहाने में क्या होता है कि जो बाल है उसी में साबुन और सब कुछ चिपक जाएगा, ऑयल चिपक जाएगा और फिर उसमें स्कम बना देगा, गमी स्टिकी सब्सटेंस को. जब बाल में खींचेंगे तो इसे खींचने पे कुछ निकलेगा चिपचिपा पदार्थ, और उनके बाल झाड़ू जैसे मोटे मोटे. वो ऐसा गाँव था, गाँव में यानी उनके बाल में चिपकता ही जाएगा सोप. जितना वो नहाएंगे वो क्या होता चला जाएगा, और इवन शर्ट में ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाएंगे पूरे पे, फिर वो ऐसे चिपकेंगे. उसको ऐसे करो तो बढ़ता चला जाता है. वो गमी स्टिकी सब, उसको स्कम कहते हैं. क्या कहते हैं? तो ये क्या बनाता है? इट रिएक्ट्स विद सोप एंड फॉर्म्स ए गमी स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड स्कम, एंड फॉर्म्स गमी स्टिकी सब्सटेंस. उसे क्या कहेंगे? कॉल्ड स्कम. इसका मतलब है इट हिंडर्स इन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. सोप के काम को करने नहीं देता है. सोप डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर. सोप अपना क्लींजिंग का काम क्या कर पाएगा हार्ड वाटर? सो सोप डज नॉट वर्क वेल
इन हार्ड वाटर। ऐसा क्यों होता होगा जरा देखें। मान लीजिए ये हार्ड वाटर है और ये सॉफ्ट वाटर है, तो सॉफ्ट वाटर में भी मैंने कपड़ा डाल दिया और उसमें सोडियम आयन भी है और पोटेशियम आयन भी है, और इसमें कौन कौन से आयन है? कैल्शियम है और मैग्नीशियम आयन, सही है। अब मुझे बताओ कि जब इसमें ग्रीस में मिसिल का फॉर्मेशन होने लगा तो बाहर में कौन से आयन्स हैं? दैट इज COO माइनस। ये कौन से आयन है जो माइनस मैंने दिखाया? वास्तव में जो माइनस है वो कौन कौन सा आयन होगा बताओ जरा? COO माइनस ही तो होगा। तो ये कैल्शियम इसके पास आ जाएगा और इसी के साथ बॉन्ड बना लेगा, 2 के पास आएगा। ये देखो, क्योंकि COO2, तुमको ये बात मालूम है C17H35 तो इसका फार्मूला होता है COO। इस पे 1 माइनस है तो कितने माइनस लग जाए तो कैल्शियम लगे? 2 माइनस लगाएंगे कि नहीं? और इसका नाम है कैल्शियम स्टीयरेट। तो कैल्शियम जब कार्बोनेट के साथ बॉन्ड बनाता है, इतना मजबूत बॉन्ड है, यही कैल्शियम कार्बोनेट देख लो, जमीन मार्बल, इसको सालों से धो रहे, मजाल है कि एक पार्टिकल भी इसका निकल गया। तो बताओ जब ये इससे बॉन्ड बनेगा तो क्या बॉन्ड कभी टूटेगा? इसमें भी कैल्शियम आ गया, अब ये इसने इसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। और जो तुम्हारा मिसिल था, क्या उसमें भी सभी माइनस के ऊपर कैल्शियम आके बैठ गया? बताओ, क्योंकि उसमें तो कैल्शियम है। हार्ड वाटर में क्या चीज है बताइए? कैल्शियम, और कैल्शियम एक इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं। कैल्शियम अगर कार्बोनेट के साथ जुड़ जाए तो क्या वो एक इलेक्ट्रोलाइट है? नहीं, वो तो बहुत अच्छा बॉन्ड बना लेता है। वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है ये, इतना पानी डालो कुछ सॉल्युबल है क्या? तो ये सब कैल्शियम जब इसमें आ गए, देखो 2-2 पे एक कैल्शियम दिखा रहा हूं, तो अब ऐसे में बताओ क्या इसमें कोई चार्ज रहा? मिसिल तो इस प्रिंसिपल पे काम करता था कि वो एक दूसरे को रिपेल करे और साथ में कपड़े को भी रिपेल करे, क्योंकि सब पे निगेटिव चार्ज हुआ करता था। जब चार्ज ही नहीं रहेगा तो वो जो तुम्हारी गंदगी है जो हिलाने से अलग हुई थी, वो थोड़ी देर में जाके कपड़े पे बैठ जाएगी, क्योंकि न्यूट्रल और हैवी भी है वो, और जाके बैठ के चिपक जाएगी। और चिपक जाएगी तो पहले तो गंदगी और ऑयल था, अब सोप भी चिपक गए। वास्तव में जो ये पूरा सोप ही के तो एग्रीगेट है, तो साफ करने की जगह बल्कि सोप और चिपका दिया तुमने उस कपड़े, तो वो फिर जो गंदा है वो और इकट्ठा होता चला जाएगा और गमी स्टिकी सब्सटेंस बन जाएगा। इस चीज को स्कम कहते हैं। बोलो बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है, और इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें सोडियम आयन है। सोडियम आयन की तो कैसी टेंडेंसी होती है, एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इवन सोडियम कार्बोनेट तो वॉशिंग सोडा, अगर इस पे आ भी गया तो पहले भी सोडियम ही था। सोप तो सोडियम साल्ट्स ही थे, सोडियम आ जाए पोटेशियम साल्ट्स भी सोप ही होते हैं। तो उनके होने से या ना होने से कुछ फर्क पड़ेगा? अगर वहाँ और भी मौजूद हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो सोप अपना काम करता रहेगा। तो ये सॉफ्ट वाटर है, तो इसमें ऐसा कोई भी हिंडर का प्रोसेस नहीं होगा। और जबकि इसमें क्या होगा, ये बात समझ में आ गई तुमको? तो अब ये देखो, तो यहाँ पर सोडियम इज ए गुड इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो चीज बना ये इसमें स्टिक हो जाएगा और उसे कहेंगे स्कम फॉर्मेशन होगा। और स्कम फॉर्मेशन किसमें होगा? ये कैसा पानी है? हार्ड वाटर। और इसमें क्या होगा? दैट इज क्लींजिंग एक्शन होगा, नो स्कम फॉर्मेशन। सर इसमें क्यों नहीं Na+ ब्रैकेट के साथ चले जाता है? इसमें बैठ जाएगा, लेकिन Na+ एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। Na2CO3 पानी में जाती है, अलग अलग हो जाता है। तो वास्तव में एक चीज एक पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, एक बिल्कुल कोवेलेंट की तरह बॉन्ड हो गया, और एक है कि वो रहना ही नहीं चाहता, अच्छा डोनर है, कहता लो अपना इलेक्ट्रॉन, मैं तो चला, अब वो बॉन्ड बनाने लग गया, तो बात अलग हो गई। अब कैल्शियम कार्बोनेट हो, चूना हो, खड़िया हो, चौक हो, क्या पानी में घुलती हैं? जितनी भी बार पर वो नीचे बैठ जाएंगी, पानी क्लियर। तो जो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं, तुम उससे कैसे इलेक्ट्रोलाइट बनवा लोगे? क्या उससे आयन बदलवा लोगे? वो तो देखते ही चिपक जाएगा, इसको वो कार्बोनेट बना देगा। तो स्कम समझ में आ गया आपको क्या होता है? अब समझो स्कम क्या होता है। तुमने क्या डाला बताओ? C17H35 COONA ऐसा डाला, और पानी में कौन सा आयन था बताओ? कैल्शियम भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? मैग्नीशियम,
ये चीज इसमें मिल जाएगी या सोडियम को हटा देगी, कहेगी आप निकलिए, मैं बहुत अच्छा इसके साथ लाइगेट कर दूंगा, चिपक जाऊंगा, बॉन्डिंग कर लूंगा। तो अब बताओ क्या होगा, COO होल ट्वाइस Ca, इसको स्कम कहते हैं। और क्या चीज अलग हो गई बताओ, बोल बात समझ आ गई। तो सोप लिखो इसको और इसको लिखो इन हार्ड वाटर। कैल्शियम आयन क्या थे, इन हार्ड वाटर। अच्छा, अगर मान लो मैग्नीशियम आयन हो तो वो भी यही करेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी ऐसे ही है, दोनों का काम यही है। 2C17H35COO, एंड ये तो रहा सोप, सॉरी यहाँ माइनस है प्लस, सो दैट इज विद मैग्नीशियम आयन क्या होगा, जो कि वो भी हार्ड वाटर में है। So that is C17COO whole twice Mg2Na। इसको भी स्कम कहो, लेकिन इसका नाम क्या है, स्कम का जरा नाम तो बताओ। That is calcium stearate and magnesium stearate which are non-electrolytic। कैसे हैं, टूटते नहीं है, ये चार्ज कैरियर्स नहीं, ये भी इसका आप लिखना चाहते हैं कैल्शियम स्टीयरेट और ये मैग्नीशियम स्टीयरेट है। अच्छा, इसका क्या है, ये हमने लिख दिया कि गमी स्टिकी सब्सटेंस, ये तो बात हो गई। अब जरा बात करो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अब क्या हुआ बताइए। गांव के लोगों को तो फिर सोप से नहीं करेंगे, तो एक नई चीज आई, डिटर्जेंट। ये करीब 17 साल पहले आई थी, पहले ये सब प्रॉब्लम हम लोगों ने देख रहे सोप की। तो एक नई चीज कौन सी आई बताओ, डिटर्जेंट। सो डिटर्जेंट वर्क्स इक्वली विद सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। जरा चेक करें डिटर्जेंट होते क्या। हाँ, स्कम फॉर्मेशन का मतलब है हार्ड वाटर में क्या चीज होती है, कैल्शियम। कैल्शियम इनके साथ बॉन्डिंग कर लेगा और बॉन्डिंग करने के बाद हटेगा नहीं। अगर हटेगा नहीं तो वहां पर डिफरेंट मिसिल्स आपस में एक दूसरे को क्या करते थे बताइए, रिपेल करते थे। अब जब चार्ज ही नहीं रहेगा, सारे चार्ज को उसने कवर कर लिया, तो ऐसे मिसिल्स क्या कर सकते हैं बताओ, ऐसे मिसिल्स आपस में चिपक जाएंगे। कैल्शियम इसमें लगा हुआ है, क्योंकि अब चार्ज रहा नहीं, तो वो और एग्रीगेट बना देंगे और एग्रीगेट बना के साथ में इसमें भी कैल्शियम लग गया है, तो सारा कैल्शियम ही रखा गया सब, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम बहुत होता है। इवन कभी तुमने ऐसा देखा है, कभी इमर्सन रॉड देखी, पानी में डालते डालते सफेद 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 जमा होता था, वही तो कैल्शियम है, उतना तुम्हारे पानी की हार्डनेस है। अगर सफेद सफेद जमा हो रहा है, इसका मतलब है तुम समझ जाओ तुम्हारे घर में जो पानी आ रहा है ना, वो वाटर हीटर, वो कैल्शियम भी उसमें आ रहा है, उतना सोप गलत काम कर रहा है। बोलो बात समझ। लेकिन लोग तो अब डिटर्जेंट से कपड़ा धोने लगे हैं, नहीं तो पहले 555 की टिक्कियाँ आती थी, वो सोप होते थे। ऐसे सुना है ना, PCM ऐसे कुछ टिक्कियाँ नहीं, येलो कलर की धोने की बट्टी आती है, वो सोप है, वो डिटर्जेंट नहीं है। लेकिन जो डिटर्जेंट है वो ब्लू कलर के, जो व्हील है, ये सब आते हैं, ठीक है, वो सब है, सर्फ एक्सेल, ये सब डिटर्जेंट हो गए। बोलो बात समझ में आ गई। और पहले टिक्कियाँ आती थी ना पीले रंग की, वो सब, फेना होना, वो सब बोल। लेकिन अभी डिटर्जेंट पे भी टिक्कियाँ आने लगी, जो ब्लू कलर की है वो सब डिटर्जेंट, लेकिन जो येलो कलर की है वो सब क्या होती थी, सोप होती थी। अब आगे की बात, थोड़ी बात तुमको समझ में आ गई। तो इसका मतलब है यही सब, चाहे कैल्शियम आयन चिपक जाते हो या मैग्नीशियम, उसी को वहाँ दिखाया गया है, और फिर जब वो बॉन्ड बना दिया तो वो स्कम है। तो अब लिखिए डिटर्जेंट क्या होता है। डिटर्जेंट्स क्या है, नाउ detergents are sodium dodecyl benzene sulfonate, that is sodium dodecyl benzene sulfonate। इसका क्या मतलब है, बेंजीन पहले बनाओ। बेंजीन का फार्मूला आप लोगों को पता है, बेंजीन मैंने पहले बताया भी हुआ है।
यहाँ देखो, ऐसा होता है जैसे सी सी और सी, और एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा डबल बॉन्ड, ये बेंजीन होता है कि नहीं? और उसमें इसकी वैलेंसी को मैं फुलफिल कर देता हूँ, यहाँ एक H, यहाँ एक H, इन सब जगह एक एक H होगा। अच्छा, यहाँ क्या रहेगा? SO3Na+, और यहाँ क्या रहेगा बताइए? That is ये देखो, that यहाँ पर रहेगा C12 और H25। चेक करो, डेकाइल तुम लोग जानते हो, डेकेन जानते हो? डेकेन क्या होता है? नोनेन डेकेन जानते हो? ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ऑक्टेन क्या चीज होती है बताइए? ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, एक्डेकेन, डोडेकेन, ठीक है, इसको समझिए, एक्डेकेन और डोडेकेन, इसी में रहेगा डोडेकेन। अच्छा, इन सब का फार्मूला सोचो, दैट इज C8H16, ये 18 हो गया। अच्छा, 12 वाले का क्या होगा? 10 का जानते हो? C10, तो एक्डेकेन का क्या होगा? C11, डबल करके 2 जोड़ो, और 12 में 2 जोड़ो। लेकिन ये तो डेकेन है, अगर मैं 2 डेकाइल का हूं तो एक हटाना पड़ेगा, डबल करके तो जोड़ दिया। अच्छा, अब देखो 2 डेकाइल बताओ क्या होगा? एक कम कर दो, जैसे मिथाइल, मीथेन में मिथाइल कैसे बनाते हो? एक हटा देते हो, तो इसमें भी मैं 2 डेकाइल बोलूंगा तो क्या लिखोगे बताओ? दैट इज 2 डेकाइल C12H25 और एक रेसिडुअल वैलेंसी शो कर देना। रेसिडुअल वैलेंसी होगी कि नहीं? तो इसे क्या कहा जाएगा बताइए? 2 डेकाइल। जो 2 डेकाइल है वो CnH2n+1 के फार्मूले पे चलेगा, और ये तो पूरा ही सही है। और ये कौन सा ग्रुप है बोलो? क्या ये एल्काइल है? एल्काइल का तो यही फार्मूला होता है। तो बेंजीन के एक तरफ मैंने क्या जोड़ा बताओ? देखो 4 वैलेंसी है, सब तरफ 4 4 चेक कर लो। बेंजीन और ये 2 डेकाइल, तो सोडियम 2 डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, सही है। फिर से पढ़ो, सोडियम 2 डेकाइल बेंजीन, तो सल्फोनेट, सबके अलग अलग नाम है, सबको एक साथ मिला के कर दिया, सबकी पूरी वैलेंसी है। तो ये रहा बेंजीन, ये क्या है? 2 डेकाइल, और ये सोडियम और ये सल्फोनेट आए। तो इसका पूरा नाम हमने लिख दिया आपको, क्या है ये? सोडियम 2 डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ये डिटर्जेंट है, इसको कहेंगे डिटर्जेंट। की क्या प्रॉपर्टी होती है? डिटर्जेंट वर्क इक्वली with hard and soft water and give leather और foam, झाग देता है। किसके साथ झाग देता है? with hard and soft water and does fine cleansing action। कोई hinders नहीं है, हार्ड वाटर में से इसको कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है वो देख लेते हैं। तो डिटर्जेंट वर्क्स इक्वली, with hard and soft water detergents with soft and hard water, ठीक है।
गिव्स लेदर, दोनों के साथ लेदर देगा, या फोम with both kind of waters. अब ये देखो, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तो ये बना लिया, और 12 के बाद क्या बनाया, यहाँ बेंजीन बना लिया, बेंजीन के साथ क्या बना दिया, SO3 Na+। तो देखा जाए तो ये भी इसी तरीके से ऐसे ऐसे, और एक तरफ SO3- और Na+। अच्छा, Na+ का क्या काम है, वो भाग जाएगा, Na+ यहाँ टिकने वाला नहीं है, वो तो भाग जाएगा। अब इसको पानी में डालोगे तो क्या काम करेगा, क्या वही काम करेगा जो सोप किया करता है, वैसे ही काम करेगा। तो अगर इसको तुमने सॉफ्ट वाटर में डाला तब तो कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या काम होगा, वही काम होगा, क्योंकि इसका ये एंड कैसा बताओ, ये जो C 12/25, चाहो तो इसको पूरा भी बना लो, लेकिन वही चीज बनेगी जैसे मैंने बताया था। देखो CH3 CH2 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 CH2, कितने बनाने पड़ेंगे, CH2 CH2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फिर SO, फिर बेंजीन बनाओ। अब इसे C6H4 लिखना, क्योंकि 2H मैंने हटा दी, चेक कर लो, हटाओगे तभी कुछ जोड़ पाओगे। तो क्या लिखोगे, C6, और फिर क्या लिखोगे, SO3। बोलो, बात समझ आ गई। तो ये क्या है, इसका ये एंड कौन सा है निष्का, बताओ, हाइड्रोफोबिक एंड है, दिस इज हाइड्रोफोबिक। और ये जो पोलर एंड है, ये कैसा हुआ, ये पोलर है, तो हाइड्रोफिलिक, ये नॉन पोलर है, सही है। तो it works with soft water as usual। उसके लिए तुमसे कोई पूछेगा नहीं, वैसे ही काम कर रहा है जैसे सोडियम का वही काम कर रहा है, इसमें भी चार्ज रहेंगे as usual। However, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हार्ड वाटर में क्या काम करेगा। अच्छा, हार्ड वाटर में आपने इसको डाल दिया, इसमें मिसिल का भी फॉर्मेशन हो गया। मिसिल में बाहर क्या क्या है बताओ, क्या माइनस आयन है, ये सब माइनस आयन है। कैल्शियम इसको देखते हुए इसके पास आ सकता है, लेकिन क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है कि कैल्शियम सल्फेट तो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में टूट जाता है, कार्बोनेट नहीं है, सल्फेट है। बोलो, बात समझाई। तो अगर कैल्शियम आएगा भी तो वो कभी रहेगा और कभी नहीं रहेगा, जरूरी नहीं है कि सब पे रहे, बिकॉज इसके साथ जब कैल्शियम आएगा तो वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, बॉन्डिंग नहीं करता है, आगे चला जाता है। तो निगेटिव पार्ट इसका फ्री है, तो सारे मिसिल रिपेल करेंगे और पानी डालने पर रिंस हो जाएंगे और साथ में इसमें चिपकेंगे। और पहले कार्बोनेट था तो कार्बोनेट देके उसने ऐसा बॉन्ड बनाया कि तोड़ना मुश्किल हो गया, बट सल्फेट के साथ इट हैज नो परमानेंट बॉन्डिंग, इट हैज वीक बॉन्ड, इट इज इन आयनिक फॉर्म। तो चाहे इस पे ये आ जाए, सोडियम आ जाए, मैग्नीशियम आ जाए, पोटेशियम, सब भाग ही जाएंगे। सल्फेट तो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है ही, ठीक है, इस चीज को लिखो। तो इस बात को मैं लिखवा देता हूं आपको कि नाउ इट वाज इन केस ऑफ हार्ड वाटर क्या होता है, इन केस ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है, सोप जो कैल्शियम आयन है डज नॉट मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है, बॉन्ड विद मिसिल्स, कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, और उसकी वजह से क्या होगा, एंड जो बनेगा
C17 तो नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? C12H25, C6H4 और SO3 होल ट्वाइस कैल्शियम। तो अब वो जो तुमने ये लिखा था कि सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, अब ये क्या बन गया है? कैल्शियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट इज ए गुड इलेक्ट्रोलाइट and missiles are charged and their negative ends are free, they are repulsive, so they are rinsed away with water, वो free रहेंगे। ये कैसा है बताओ? कैल्शियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। so this is कैसा है? गुड इलेक्ट्रोलाइट। ये एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। सो क्या होगा? Missiles remain negatively charged, and repel each other, repel करते हैं, and rinse away with water. Do not stick with cloth. Stick से इससे भी नहीं चिपकेंगे। Stick with cloth and rinse away. धुल जाएंगे, इससे धुल जाएंगे with clean water. ये चीज आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, इसका पूछेगा। ये चीज पूछे नहीं जाती, लेकिन मैंने आपको बता दी क्यों काम नहीं करता, कोई पूछता नहीं करता। ये तो तुम समझ गए ना? बस ये लिख देना, ये स्कम नहीं बनाता, लेदर फोम देता है, आपकी जानकारी के लिए ये सब। अब हम आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बात करते हैं कि सोप और डिटर्जेंट के डिफरेंस, उसका डिफरेंस पूछा। चलिए नाउ ऊपर का हो गया तो ऊपर कटा दें। नाउ डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इसका नाम होगा कैल्शियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। Now, differentiate between soaps and detergents. Soaps are biodegradable. Detergents are non-biodegradable. It is sodium or potassium salts of higher fatty acids. फैटी एसिड मैंने कल आपको बता दिया था, 4 या 4 से ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो फैटी एसिड कहा जाएगा। अच्छा ये क्या है? डिटर्जेंट्स आर सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। It works well with hard water. सर सॉफ्ट वाटर Sorry, it works well with
सॉफ्ट वाटर, और किसके साथ नहीं करेगा? हार्ड एंड ठीक है, फॉर्म्स स्कम, स्कम किसके साथ बना देगा? फॉर्म्स स्कम विद हार्ड वाटर। अच्छा ये क्या करेगा? इट गिव्स लेदर विद बोथ, दोनों के साथ लेदर देगा। एंड वर्क्स वेल विद बोथ। सोप्स इको फ्रेंडली होते हैं क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल हैं, जबकि डिटर्जेंट्स इको फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं, वो तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, और इसके डिफरेंस देखें। सोप टेक्स सम टाइम टू डिसॉल्व इन वाटर। सोप्स क्या होते हैं? टेक सम टाइम, तुरंत नहीं घुलते हैं, टू डिसॉल्व इन वाटर, जबकि डिटर्जेंट को पानी में डालते ही घुल जाता है। इट रिएक्ट्स रेडिली डिसॉल्व्स इन वाटर। देखो सोप तुम जानते हो किससे बनाए जाते हैं? मूंगफली के तेल से, सोयाबीन के तेल से। ये घर घर का बिजनेस है, और उसमें क्या डाल दिया जाता है? कास्टिक सोडा, NaOH। मूंगफली के तेल में अगर NaOH डाल दो, ऊपर पूरा सोप आ जाएगा और 1 किलो नमक। NaOH ये बिल्कुल यूट्यूब का मेथड है। क्या 3 चीज मिक्स होती है सोप में? घर घर का बिजनेस है, इवन कॉटेज इंडस्ट्री बन गई सोप बनाना। क्या क्या डाला जाएगा बताइए? वेजिटेबल ऑयल डाल दो, और क्या डालो? NaOH डाल दो, और क्या डाल दीजिए बताइए? दैट वेजिटेबल ऑयल, NaOH और NaCl, 3 चीज डाल दो, तो इससे क्या बन जाएगा? सोप। इतनी बात समझ में आ गई? 3 चीज डालनी पड़ेगी। ना सो क्या लिखेंगे कि सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। सोप्स किससे बनते हैं? आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। क्या तुमको पेट्रोकेमिकल पता है? थोड़े दिन पहले बताया था, नेफ्था, पेट्रोकेमिकल सब बताया था ना। एस्फाल्ट और न जाने क्या क्या वेस्लिन, ये सब बनते हैं, पैराफिन वैक्स। तो ये डिटर्जेंट पेट्रोकेमिकल से बनता है, और वो वेजिटेबल ऑयल से बनता है। जो जमीन से क्रूड ऑयल निकलता है ना, उसी से डिटर्जेंट। सो इट इज मेड, किससे बनाया जाएगा? फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। ये तो इनके डिफरेंस हो गए। अगर आपको एग्जाम्पल लिखना हो तो बात और बन जाएगी, तो नीचे लिख देना सोप का एग्जाम्पल, उनका बस फार्मूला लिख देना है, वही बन जाएगा। ना भी लिखना तो एक तरफ लिख देना हमाम रेक्सोना, या आप वो सब ना लिखना, क्योंकि सुपर 555 की टिक्की है, ये कपड़ों को धोने की चीज़ें बात, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में? C17 S35। खैर ये सब भी तो हमाम रेक्सोना ही है, ये सोप है, नहाने के काम में आते हैं। और इसकी जगह क्या लिखोगे बताओ? इसका एग्जाम्पल C12 C6H4 SO3। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। आगे बोलो। सर ग्लिसरीन के जो साबुन होते हैं ना, वो क्या होते हैं? ग्लिसरीन, अब आपको कुछ और चीज़ें बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कह दी है, थोड़ा सा और बता ना। सोप बेस,
ये देखो सभी जगह मिलता है। ये क्या है, 40 रुपए किलो तक मिल जाता है सोप बेस। उसमें कुछ भी मिलाओ, ये अमेज़न और सब जगह मिलता है। इसमें कुछ लोग अलग अलग मिला के अपना सोप बना देते हैं। हल्का सा गर्म करने से जिस भी उसमें डालोगे मोल्ड उसमें हो जाएगा। कुछ लोग इसमें एलोवेरा डाल देंगे। समझ में आ गई ना? सोप बेस 40 रुपए केजी में मिल जाएगा। लोग इसका बिजनेस करते हैं। ठीक है, सोप ये सभी का बेस है। सोप इन तीनों को मिलाओगे तो ये बनेगा सोप बेस। का मतलब क्या क्या चीज मिलाई? वेजिटेबल में NaOH डाल दिया और NaCl नमक डाल दो, ये बिल्कुल तैर जाएगा और फिर सूख जाएगा चाकू से काट लो। समझ में आया? वेजिटेबल ऑयल में जब NaOH और NaCl डालोगे ये बन जाएगा। फिर आप कुछ थोड़ा सा, कुछ लोग नीम ऑयल बना देते हैं तो नीम सोप, कुछ लोग एलोवेरा डाल दें तो तुम उसके बाद फ्लेवर डालो जो तुम्हें बनाना है। कुछ लोग फ्रेग्रेंस डाल देते हैं, ईस्टर डाल देते हैं तो उसमें महकता हुआ सोप, जो जैसा तुम्हें डालना है वो डाल दो। सोप तो समझ गया, ये बेस है। सभी लोग इसी को यूज करते हैं, कंपनी भी इसी को यूज करती है इस फार्मूले को। और अभी इन्होंने क्या कहा, बोले सर अगर दारू डाल दी जाए तो पियर्स, ज्यादा अल्कोहल डाल दिया जाए, ज्यादा डाल दो तो शेविंग क्रीम, थोड़ी डाल दो तो पियर्स। उसको क्या कहते हैं? सर्दियों का सोप। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अगर थोड़ी सी विस्की डाल दी है C2H5OH तो पियर्स। ओके, इतनी बात पता चल गई आपको? आगे की बात देखें हैं। ये चैप्टर तो खत्म हो गया, इसकी एक्सरसाइज में देखें कुछ बचा तो कर लें, फिर आगे बढ़ें। नाउ ओके, पूरी बात हो गई है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, पेज 76। डिटर्जेंट्स होते हैं तो उनका फॉर्मूला केवल सोडियम क्लोराइड सल्फोनेट नहीं हो सकता? वही तो लिखा है। मतलब इसमें जब वो वाटर के अंदर मिलता है तब उसमें से Na+ होता है या फिर नहीं, सोडियम सॉल्ट बनेगा नहीं जब तक तुम क्या एनायन से सॉल्ट बना लोगे। एक कैटायन और एनायन दोनों चीज, तभी तो कोई सॉल्ट बनेगा। अगर सॉफ्ट वाटर में डालेंगे तो अलग होता है, उसमें डालेंगे तो अलग होता है। सॉफ्ट वाटर में, सॉफ्ट ले लो उसे, क्या फिर मैं आगे बता। सॉफ्ट वाटर में इसको डालो तो क्या होगा बताओ? मिश्र बन जाएगा। अब मिश्र में जैसे CO पहले क्या होते थे, ये आयन होते थे। अब अगर ये होगा तो SO3 आयन होंगे। उससे दिक्कत क्या है? सोप में ये आयन है तो निगेटिव ही, तो वो तो सॉफ्ट में कुछ काम करेगा। सोडियम तो वैसे भी आयनाइज्ड हो जाता है। तो तुमको सिर्फ चार्जेस से मतलब है, चाहे बाहर सल्फोनेट हो, और वो तो धुल जाने, तो सल्फोनेट धुल जाए या कार्बोनेट, उससे कुछ होगा? अच्छा, कार्बोनेट क्या होता है? वो कपड़ों में उतना हार्ड सेक्शन नहीं करता है, कार्बोनेट का कोई वो नहीं। लेकिन सल्फेट आयंस क्या होता है? ये ज़्यादा, तो इसलिए कहते हैं डिटर्जेंट्स आर हार्ड। ये कैसे होते हैं? हार्ड टू क्रॉस, लेकिन फिर भी धुलाई अच्छी होती है तो लोग करते हैं। ठीक है, चलो कुछ समझ में आ गई ना बात आपको? और कोई बात नहीं है, बस आयन वही। अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Would you be able to check if water is hard by using a detergent? ज्योत्सना, क्या तुम डिटर्जेंट यूज करके बता सकोगी कि पानी हार्ड है या सॉफ्ट? पहला क्वेश्चन देखो। नो, we cannot tell by using detergent. We cannot tell that water is hard. Whether water is hard or soft. Hard or not. As detergents work equally with soft and hard water. इनको मृदु जल और कठोर जल कहते हैं। सॉफ्ट वाटर को हिंदी में क्या कहते हैं? मृदु जल। एंड गिव्स लेदर विद बोथ
दोनों के साथ वो झाग देता है। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन कहा जा रहा है पीपल यूज ए वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लॉथ्स यूजुअली आफ्टर एडिंग सोप दे आर बीटिंग। कुछ लोग उसको पत्थर पे मारते हैं और कुछ लोग मोगरी जानते हो पीटते हैं कपड़ों को, लकड़ी की मोगरी होती है तो उससे पीटते हैं, और कुछ लोग उसको पत्थर पे लिखे बीटिंग विद। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्वेश्चन पूछा है टू एजिटेट टू वर्ल्ड फूल द वाटर दे आर डूइंग सो। So it promotes the missile formation which are ultimately rinsed away with clean water. इसीलिए ऐसा करते हैं। साबुन लगा के बार बार पीटते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, तभी धुलेगा। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, या स्क्रब करते हैं, या ब्रश करते हैं, या एजिटेट। देखो 4-5 चीजें लिखी हैं। So why it is agitation is necessary? That is agitation promotes, क्या करता है बताइए? That it releases the missile from cloth. पैडल यानी मोगरी से मारना, पैडल से, सही है। तो agitation is necessary for मोगरी है कि मोगली? लकड़ी का जो बैट होता है उसी से मारो। बैट है तुम्हारे घर में तो धो लेना कपड़े। That is it is necessary किसके लिए? मिसल फॉर्मेशन। मुंगरी बोलते हैं, मुंगरी जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। इट इज नेसेसरी। इससे क्या होता है? इट रिलीजेस मिसल्स फ्रॉम क्लॉथ which ultimately rinsed away with clean water. Particles of missiles are of colloidal size. So जब किसी चीज को तुम हिलाओ, और मान लो तुम्हारे स्वेटर में बहुत सारे चूहे चिपके, हिलाओ स्वेटर को, तो इनर्शिया प्रिंसिपल से क्या होगा बताओ? चूहे झटक के गिर जाएंगे। या किसी पेड़ को हिलाओ तो सारे उसमें से एप्पल सब गिर जाएंगे। तो अगर इतने भारी भारी मिसल है तुम बार बार हिला रहे हो तो क्या वो झटके से हट नहीं जाएंगे? So here particles of missiles are of colloidal size and due to inertia principle they get separated from cloth. Particles of missiles are of colloidal का क्या मतलब है? colloidal size का मतलब है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक के होते हैं। And by agitation they get separated due to inertia. अब एक्सरसाइजेस पे आ जाइए। पहला सवाल देखें। इथेन विद ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 श्रेया, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे? 7 कोवेलेंट बॉन्ड। ये बात सही है। सो ये देख लो C H H H H H H, तो कितने बॉन्ड हो गए? 7 कोवेलेंट बॉन्ड, 6 CH बॉन्ड और एक CC बॉन्ड। देख लो 6 कौन से बॉन्ड है? CH और 1 CC, एक तो यही हो गया। अगला सवाल देखें। ब्यूटेनोन इज 4 कार्बन कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप पलक। तो ब्यूटेनॉन हम लोग बना लेते हैं। देख लीजिए CH3 और C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? कीटोन। थर्ड क्वेश्चन देखिए। While cooking, if the bottom of vessel is getting blackened on outside, it means that इसका क्या मतलब है? The fuel is not burning completely.
फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, द फ्यूल इज बट द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली। इसका बी आंसर होगा, क्योंकि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल वो रिलीज कर रहा है, तो बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। ओके, now now CH3Cl क्या होता है? CH3Cl इज मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड तो इसका निकनेम है, ठीक है, और क्लोरो मीथेन, इसका तुमको नेचर बताना है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बना लो, क्या स्ट्रक्चर है, और ये Cl है, ठीक है। तो इट इज मेड ऑफ वन कार्बन एटम, CH एटम and one Cl atom which are covalently bonded। ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि 3H डॉट और प्लस 1C और प्लस Cl ये सब मिलेंगे जैसा हमने ऊपर लिख दिया। अब इनको रीअरेंज करो। रीअरेंज कैसे करोगे बताओ? C को ऐसे दिखाओ जैसे तुम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे, तो कैसे करते थे बताओ? ऐसे 3 बना देते थे। इधर वाले की किससे होती थी बताइए? कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि क्लोरीन में तो 7 होते हैं ना, और सर्कल सर्कल बना देते थे, तो एक सर्कल इधर का बन जाएगा। इन लोगों को डुप्लेट बना दीजिए और यहाँ पर ऐसे बना दीजिए, और कार्बन का क्या करते हैं? ऑक्टेट। देखो सभी का ऑक्टेट हो गया है, 2 का ऑक्टेट हो गया, 3 का डुप्लेट हो गया। इनकी हमने आपस में अरेंजमेंट कर लिया। It has 3 CH सिंगल बॉन्ड एंड 1 CCl सिंगल बॉन्ड। 3 कौन से बॉन्ड है? यहाँ देख लो, 3 CH सिंगल बॉन्ड एंड 1 CCl बॉन्ड होता है, जो कि पोलर होता है, वो थोड़ा सा पोलर होता है, कोई बात नहीं। देखो इट हैज 3 कौन से बॉन्ड है? CH सिंगल बॉन्ड एंड 1 CCl सिंगल बॉन्ड। बस इतना ही करना था। अगला सवाल देखते हैं। नेचर का क्या मतलब होता है? इसको कोई इलैबोरेट करना है? उसी को एलोबरेट करते जाइए, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्ड्स है। नेचर का मतलब है कौन कौन सा है। आप और लिखना चाहें विच इज पोलर इन नेचर, ये लिख सकते हो। इसकी 3 की होती है और उसकी 2.6 की, तो इनके बीच में थोड़ा सा पोलर नेचर होता है। आप लिख देंगे तो चल जाएगा यहाँ पे, विच इज पोलर इन नेचर, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे माइनस, और इस पे क्या हो जाएगा? वैसे ही 11th क्लास का है सिलेबस, लेकिन चल जाएगा क्योंकि नेचर उसने पूछा है तो बता देना चाहिए। हाँ, CCl पोलर, जैसे C और O के बीच में जैसा नेचर होता है वही यहाँ पर भी है। तो न्यूट्रल कुछ नहीं है, सभी के सेंटर में प्रोटॉन है, उसके सेंटर में 6 प्रोटॉन है, उसकी भी खींचने की कैपेसिटी है, और जिसके सेंटर में 17 प्रोटॉन है उसकी कितनी खींचने की कैपेसिटी होगी? तो वो खींच लेगा सबको। बोलो 6 वाला ज़्यादा मजबूत पड़ेगा कि 17 वाला?
खींच ले, पोलर टिप यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो बात समझ आए? न्यूट्रल कहीं कोई नहीं है, हर कोई खींच सकता है, सबके सेंटर में प्रोटॉन। H अब ये क्या है कि इनसे खींचेगा तो इसके पास 2.6 है, इसके पास 2.1 है, तो वो उन सब से खींचेगा। उनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़, लेकिन ये भी फिर जब इसकी कोई कमी हो, तुमसे कोई पैसा ले जाए तो तुम अपना उधार सबसे मांगने लग जाओगे, लाओ मेरी उधारी ला। वही चीज उसने उससे खींचा तो उसने बाकी तीनों से खींच के अपनी कमी पूरी की। उतना सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका 2.6 है, इसका 3.0 है, तो आप लिखते हैं बस CCl बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। बाकी अगली क्लास के लिए रखें, विच इज पोलर इन नेचर। इसीलिए CH3Cl पानी में घुल सकता है, सही है। CHCl क्लोरोफॉर्म भी पानी में घुल जाता है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल फिफ्थ का कुछ बचा है कि सब हो गया है? देखो मुझे थोड़ा कम याद पड़ रहा है, आप बताइए। प्रोपेनॉन का मैंने बनवाया है, ये सभी का बनवा दो एक बार। हाँ? बनवा रखा, मुझे लगता है प्रोपेनॉन का नहीं बनवाया, तो मैं प्रोपेनॉन का एक बार करवा दूं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है, बना हुआ नहीं बना। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इथेनोइक एसिड का भी बना लो। इथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COOH, तो C पे ऐसे करें CH3, फिर अगला C, ऊपर 2 दिखाएंगे आप, और फिर इसके बाद इधर O के 2 इधर, O पे 6 होता है, चेक करो, और साथ में H, ये देखो, A को ऊपर दिखाइए। अगर आप ऐसे दिखा लो तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। देखो ऐसे बना लो, इतनी बात तुम्हें समझ में आई? देखो CH3COOH बना लिया। अब तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना, इरेजर ले लो, इरेजर से इसे मिटा दो, इसे मिटा दो, अब ये डॉट बन गए। क्या हो गया? डॉट बन गए। इरेजर से मिटा दो, ये बीच का मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये सब इलेक्ट्रॉन बन गए नहीं बन गए? और फिर सर्कल लगा, ये भी तो चल जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉन सबके पूरे कर लो। अब ऑक्सीजन के कहाँ कहाँ है, तो ऐसा किया जा सकता है। फिर आप सर्कल बना लो, तो H का सर्कल बनाएंगे तो ऐसे सर्कल बनाने, लेकिन O पे पूरे डॉट कर लेना, ऐसा ना हो कि 2 ही पे छोड़ दें। O पे तो 6 होते हैं ना, तो फिर वो इसके साथ लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। फिर कार्बन क्या करेगा? इसका लेगा, इसका लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ये क्या करेगा? इन सबका लेके ऑक्टेट पूरा कर लेगा। यही हम करने जा रहे हैं। ये कार्बन क्या करेगा? चारों से लेके ऑक्टेट पूरा कर लेगा, और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा। है वही चीज, आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला आता है तो बस वही करना, बस मिटा के कर लो, सही है। तो वही मैं कर रहा हूँ, देख लो वही चीज तो यहाँ की है। अब मैं एक बार फिर से बॉन्ड लाइन बना दूँ तो आप रिकंसाइल कर लो। जब ऐसे बनाना तो फिर साथ में ये भी बना देना, तो फिर तुमको मिटाने के बाद कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। जितने जितने बॉन्डेड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने पूरे बना दिए। अब देखो 2 यहाँ पर, अब इनके साथ सबका H का बना दो। ये कार्बन का भी कर लो, सर्कल सही सही बनाना, और इसके बाद इसके साथ भी बनाइए, और ये O और इसका डुप्लेट। जितने एटम्स हैं उतने सर्कल होने चाहिए। डुप्लेट 2, इसके 8 काउंट करो, 8 हो गए, इसके 8 हो गए, सबके 8 होने चाहिए। देख लो 8 हो रहे हैं सब। अगला देखो प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का क्या फार्मूला होता है? दैट इज CH3COCH3। तो CH3COCH3 का बना है, now propanone CH3COCH3, फिर इसको कैसे कहेंगे? CH3COCH3। अब इसमें सब HH अलग अलग करो, यहाँ भी अलग अलग करो।
अब इसी में मिटा दो, तो मिटाने पे क्या होगा बताओ, ऐसे ऐसे कर दो। ओ पे दो एक्स्ट्रा रख दो, क्योंकि ओ पे तो 6 होते हैं ना। अब बस सर्कल सर्कल बना दो इस पर। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने लाइन मिटाई है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, लगना चाहिए डॉट ही था। ऐसा करें आप। इसमें 8 हो गए और इसमें इसको भी मिटा दो। तो ऐसे और भी सर्कल जो है, इसका भी सर्कल पूरा करो और इसका भी सर्कल पूरा करो। इसको हम फाइनल बना देते हैं, है वही चीज। तो पहले इसी को फिर से बना दें, जिससे कि चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। तो सी डबल बॉन्ड ओ, इसके लोन पेयर भी बना दो। एक होता है शेयर्ड पेयर, जिसने साझेदारी की, और जिन्होंने साझेदारी नहीं की वो अकेले रह जाते हैं, उनको कहते हैं लोन पेयर। जोड़े में है लेकिन अकेले हैं। दोस्त भी तो जोड़े में घूमते हैं जो शादी नहीं करते हैं, क्या अकेले कोई घूमता है बाजार में? तो वो लोन पेयर है, जिन्होंने शादी की वो शेयर्ड पेयर है। अब आगे देखो, सही है। अब इस चीज को देखें कैसे करेंगे। अगला सी ऐसे 3 सी हैं। ओ पे भी बना दें और सल्फर का बहुत सारे लोगों ने गलत बनाया है इसे संडे टेस्ट में, पिछले संडे टेस्ट में। इवन अच्छे बच्चों ने भी गलत बनाया, लोग रिवीजन करके नहीं देते। लोन पे जरूरी है। ऑक्टेट, हर एक सर्कल में ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। अगर सर्कल के अंदर ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा तो गलत हो जाएगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली दिखाना है। बोलो बात समझ में आ गई? लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझते हो? सल्फर का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है बताइए? हाइड्रोजन का क्या है, हीलियम का क्या है, तो इसी तरह सबका होता है। कार्बन के ऐसे 4 दिखा दो। समझ में आई बात कि नहीं? ऑक्सीजन के कितने होते हैं? आउटर मोस्ट के साथ दिखाए जाते हैं। नाइट्रोजन के कितने होते हैं बोलो अंकुर? इसमें तो बताना ही छोड़ दिया। जब से 4-5 दिन गैप किया, सोच है कि मैं अब 6-7 तक पहुंच गया हूँ। ऐसे टाइप बिहेव कर रहा है। 2 बोल रहा है जैसे बहुत पहले अभी पहुंचा हो 8th-9th। ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है लोन पे? 7। नियॉन का कितना होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर? बोलो दिव्या। पलक 8। इसमें भी जिम्मेदारी लेनी छोड़ दी है इसका। ठीक है। नियॉन का समझ में आ गया। हीलियम में 2 हो जाएगा। फ्लोरीन का आयुषी कितना होगा? 1। अदिति 7, क्योंकि उसमें क्लोरीन में क्या होता है 9 होता है, तो 7 होगा कि नहीं होगा? फ्लोरीन क्या है तो 2 7, जितना आउटर में वो दिखाना पड़ेगा। सल्फर का बताइए हर्षिता। करेक्ट, बहुत जानती है। कैसे इसको मालूम कि 6 है? हर चीज से मालूम। सल्फर का देखो 16, 286। सही। चलिए इसके बाद कार्बन का हो गया। सिलिकॉन का बताओ श्रेया। करेक्ट, क्योंकि कल ही हम लोगों ने देखा था सिलिकॉन 14 होता है कार्बन के ठीक नीचे का, तो इसलिए 284 जो टेट्रावेलेंट है वो सब 14th ग्रुप में ही आ रहा है। तो जब कार्बन की टेट्रावेलेंसी है, जितना आउटर एन का है उतना ही आउटर पी का भी है। सही है। पी के आउटर में कितना होगा? फास्फोरस 5 होगा कि नहीं? 15। तो इन सबको याद रखो। और इसको कहते क्या है बताओ?
लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, तो दीज आर लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इन्हीं से मदद मिलती है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगला सवाल देखिए, तो इसे कोई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसको नहीं कहते इलेक्ट्रॉन डॉट, वो तो जब बनाओ ये है इलेक्ट्रॉन डॉट, वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसे इलेक्ट्रॉन डॉट। सर आपने वहाँ पे उसका वो बॉन्ड बनाया है। किसका? वर्ड का। एक बच गया, अरे इसको भी करो, इसका भी करना पड़ेगा। दैट इज ओके। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल देखो, F2 का हो गया, H2S, H2S भी देख लीजिए। सल्फर को बीच में रखो, सल्फर का कितना दिखाएंगे? 2 और H और ये सल्फर का कितना हो गया? 8 हो गया। F2 का भी देख लो, F2 का कैसा होगा? F के आउटर में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो एक इससे लेगा सिंगल बॉन्ड और इसका इसके साथ सिंगल बॉन्ड, दैट इज F सिंगल बॉन्ड। बाकी इलेक्ट्रॉन डॉट को आप अलग से दिखा सकते हैं, ऐसे दिखाया जाता है। और इसमें कैसे दिखाया जाएगा? H S एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को भी दिखाया जाता है, सही है। चलो, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। निष्का, डिफाइन होमोलोगस सीरीज। आप बताओ, होमोलोगस सीरीज। That is having same functional group and successive member, यहाँ पर पूरी नहीं हुई है, and successive member differs by CH2 group and 14U molecular formula, molecular mass, ऐसा लिखो, ठीक है। होमोलोगस सीरीज। यहाँ समझाया जा सकता है, अगर तुम ऐसा सोचती हो कि निष्ठा की यहाँ बैठा के रटाएंगे, रटा नहीं सकते, फिर तो टाइम चला जाएगा। एक ही चीज को, बच्चों को उसी चीज को प्रैक्टिस कराई जाती है। 8th में काम कराता हूँ, लेकिन 10th में कराऊंगा, सिलेबस नहीं हो पाएगा। मैं रोज रोज होमोलोगस सीरीज बैठा के रटाऊँ, इंश्योर करूँ, तो नहीं हो पाएगा। अब ये देखो, होमोलोगस सीरीज समझिए कि दैट इज ए सीरीज of organic compounds, ठीक है। क्या होगा? having same functional group, इनमें क्या होगा? same functional group and same general formula। इनका कैसा होता है? जनरल फॉर्मूला सिर्फ सेम है। Whose successive member differ by? CH2 group, CH2 group, CH2 group से डिफर करते हैं, और 14U molecular mass, these are having same chemical properties। group members क्या करते हैं? members have same chemical properties and gradual change in physical properties। एग्जाम्पल क्या है? दैट इज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन,
और भी लिख सकते हैं RCOOH, ROH, ये सब भी लिखा जाता है, एल्केनॉल। अगला क्वेश्चन, इसमें हम 8 के 8 भी लिख सकते हैं एग्जांपल। सभी लिख सकते हैं। अगला और 9th वो हो जाएगी एल्काइल एल्केनोएट, वो 9th है। बाकी आगे चलने पर 30 सीरीज मिलेंगी 12th में। नाउ हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ 7th कवर किया जा चुका है। 8 क्वेश्चन देखें। Why does missile formation takes place when soap is added to water? Write a missile be will a missile be formed? अगर इथेनॉल में डाल दिया जाए तो बताओ क्या मिसिल बनेगा? मान लीजिए तुमने साबुन को किस में डाला? पानी में, और कपड़े को भी पानी में डाल दिया। और तुम अगर कपड़े को शराब में डाल दो, सोचो उसमें साबुन डाला जाए तो क्या मिसिल बनेगा कि नहीं बनेगा? अब जरा देखो 8th क्वेश्चन में क्या होगा कि इन सच केस अगर मैं इथेनॉल में डाल दूं तो इथेनॉल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इथेनॉल में अगर तुमने ग्रीस डाल दी, ऑयल डाल दिया तो वो सब सॉल्युबल है, ग्रीस एंड ऑयल सॉल्युबल है। और इसी के साथ जो इसका हाइड्रोफोबिक एंड है, दैट इज लार्ज एल्काइल ग्रुप व्हिच इज आल्सो सॉल्युबल इन अल्कोहल, क्योंकि वो भी तो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक क्या ऑर्गेनिक में नहीं मिल जाएगा? तो इसमें क्या लिखेंगे बताइए कि अगर ये अल्कोहल लिया जाए तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये मिसिल्स इसमें फ्रीली घूमेंगे। क्यों? क्योंकि जो निगेटिव एंड है वो उसके पोलर एंड की वजह से घूमेगा, क्योंकि अल्कोहल में थोड़ी पोलरिटी होती है ना, मैंने बताया पानी में भी वो मिसिबल है। तो अब जब निगेटिव एंड फ्रीली घूम रहे हैं तो क्या वो इसमें दुबक जाएंगे? जैसे होता क्या कि प्रिंसिपल जब प्लेग्राउंड पे जाता है तो सारे बच्चे दुबक के क्लास में चले जाते हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपोफोबिक हैं, तो तुरंत भाग जाएंगे। लेकिन वो ये तो डर ही नहीं रहा है, तो क्या इसमें दुबकेगा जाके? नहीं दुबकेगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे बताइए कि लार्ज एल्काइल ग्रुप ऑफ ये सोप आर सॉल्युबल, वो क्या है एल्कोफिलिक, अल्कोहल को प्यार करते हैं, तो क्या लिखा जाएगा? जैसे हाइड्रो के साथ फोबिक फिलिक लगाया जाता है, सो दे गो इनसाइड अल्कोहल एंड देयर इज नो नीड ऑफ देम टू गेट एम्बेडेड इनटू ग्रीस। कोई ग्रीस खुद भी घुल मिल जाएगी पूरा। मालूम ही है तुमको, अल्कोहल इन सभी से ही तो ड्राई क्लीनिंग की जाती है इसमें। लिखो इस चीज को। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्या मिसिल फॉर्मेशन होगा जब हम इसमें डालेंगे? इसका आंसर लिखिए। नाउ मिसिल फॉर्मेशन कैसे होता है वो सब तो आप लिख ही लोगे, है ना? वो तो मैंने पूरा बता दिया ना। व्हाई मिसिल फॉर्मेशन टेक्स इन वाटर। क्यों होता है? एज हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कैसी होती है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वो पानी से डरती है इन नेचर। व्हेन एजिटेटेड, जब इसे एजिटेट करते हैं तो क्या होगा? इट दीज एंड्स, जो दिस एल्काइल ग्रुप होगा वो क्या होगा? लॉन्ग एल्काइल ग्रुप हाइड इनसाइड ग्रीस। वो कहाँ हाइड कर जाएंगे? बोलो। हाइड इनसाइड ग्रीस। वंदना ध्यान दिया करो, तुम इधर ही उधर ध्यान देती हो। हाइड इनसाइड ग्रीस जब भी तुम्हें देखो, ठीक है? तो वो किस में होगा? बोलो। इसके अंदर हाइड कर जाएंगे। जब आप उसको एजिटेट करोगे तो किस में हाइड हो जाएंगे? हाइड इनसाइड ग्रीस एंड रिजल्ट्स इन मिसल फॉर्मेशन। एंड ये तो मैंने बताया पानी में क्यों होता है, वो भी पूछा गया इसी क्वेश्चन में कि पानी में क्यों होता है और अल्कोहल में होगा या नहीं, दो पूछेंगे तो वो उसमें चले जाएंगे और होगा। कल हमने बताया था। एंड रिजल्ट्स इन
मिसल फॉर्मेशन। अब आगे बताओ इन केस ऑफ अल्कोहल क्या होगा। नाउ Now, in alcohol, no missile will be formed. As long hydrocarbon chain क्या है? Hydrocarbon chain is soluble in organic solvent ethanol. Is soluble, वो घुलनशील है। सॉल्युबल किसमें? घुलनशील है। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इथेनॉल में कुछ भी नहीं होगा। एंड सोप मॉलिक्यूल्स आर एल्कोफिलिक। वो क्या है? एंड दीज एंड्स आर, ये जो इसके एंड्स हैं एल्कोफिलिक इन नेचर। जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखाया है कि वो यहाँ पर है। और ये क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल में एल्कोफिलिक, क्योंकि वो भी ऑर्गेनिक है और वो भी ऑर्गेनिक है, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो उसके पास भी एक C2H5 की चेन है और उसके पास भी है, तो वो नॉन पोलर पूरा ऐसा ही है, तो वो एंड उसको मिला लेगा अपने पास, इसलिए सर। और जब ये इसमें घूम रहे हैं फ्रीली, तो वो डरेंगे तो नहीं। वो पानी से डर के उसमें गए थे, अब तो किसी से भी डर नहीं है, तो क्यों उसमें जाए? उन्हें डरना ही नहीं किसी से, उन्हें फोबिया ही नहीं रह गया, तो क्यों छुपे? ये तो हाइड आउट हो गया, लिखा नहीं हाइड आउट। अब वहां थोड़ी ना छुपेंगे, उन्हें खोले घूमना है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। पूछा गया है व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। आप समझिए कि अगर 1 मोल 12 ग्राम कार्बन जला दिया जाए ना, तो 2000 कैलोरी, 2000 मतलब कैलोरी पर मोल, इतनी एनर्जी निकालता है। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन, इसीलिए हाइड्रोजन को आजकल फ्यूचर फ्यूल माना गया है ना, तो वो हम आगे देखेंगे। लेकिन कार्बन की भी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। घर में भी हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन जलाते हैं कि नहीं, LPG, और मीथेन से CNG है। इसके अलावा गांव में कार्बन है, कोयला है। तो सभी हाइड्रोकार्बन और कार्बन, व्हाई दीज आर यूज्ड एज फ्यूल। क्वेश्चन पूछा गया इन्हें फ्यूल की तरह क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स लीव नो हार्मफुल गैसेस अदर देन द ग्रीन हाउस गैस, दैट इज CO2। वो तो रिलीज होगी, उससे तो नहीं बचा जा सकता। लेकिन कोई NO2 भेज रही है, कोई एसिडिक गैस रिलीज कर रही है, कोयले में होती है। कोयले में क्या होती है बताइए? दैट इज CO2, सल्फर और नाइट्रोजन होता है। कोयले को छोड़ दिया जाए तो हाइड्रोकार्बन, LPG भी क्लीन गैस है, और CNG। इसकी 6 मेरिट हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्लीन फ्यूल कहते हैं। अब उन 6 मेरिट्स, तो वाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स compounds are used as fuel as it has high calorific value, that is amount of energy released by burning 1 mole of substance या fuel is called its calorific value। 1 मोल को जलाने में, अब कार्बन का तो मोलरिटी, सबका मोलर मास तो तुमको पता है, बस ग्राम ग्राम में लिखती जाओ। वही उसका, जैसे कार्बन का 12 ग्राम हो गया, मीथेन का ले लो 16 ग्राम हो गया, वही है। तो 16 ग्राम मीथेन जलाने पे जो एनर्जी निकले वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, पर मोल में जितनी निकले। एज इट हैज हाई, क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी बहुत कैलोरीफिक वैल्यू। ऑल्सो क्या होता है इसके अलावा? व्हेन, देखिए कार्बन प्लस अगर ऑक्सीजन के साथ जला दिया जाए तो उससे हीट पैदा होती है। अगली बात क्या है?
कि इवन सम हाइड्रोकार्बन्स comes under category of clean fuel. कौन कौन से क्लीन फ्यूल में आते हैं? CNG एंड LPG। CNG क्या करता है? CH4 और LPG क्या है? C4H10। 85% ये है और इथेन कितना होता है? 15%। यही LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो हाइड्रोकार्बन भी इस कैटेगरी में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप काऊ डंग को जलाओगे, लकड़ी को जलाओगे तो क्या होता है? इवन और कोई स्ट्रॉ को, भूसे को जलाओगे तो क्या होगा? हस्क को, तो उसके पीछे रेसिड्यू बच जाएगा। जबकि इस केस में क्या होगा? कोई रेसिड्यू बचेगा क्या? कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा। अब देखो, तो कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसको क्लीन फ्यूल कंसीडर किया गया। देखो, इट लीव्स no residue. It leaves no acidic gas in atmosphere. ठीक है, जैसे कि SO2, SO3 और NO2, इनमें कुछ नहीं होता इन एटमॉस्फेयर आफ्टर बर्निंग। ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसके अलावा और भी इसके फीचर्स हैं। इट इज इजी टू स्टोर, इजी टू स्टोर है, इजी टू यूज एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। सब चीज बहुत इजी। सिलेंडर ले जाओ, 2 सिलेंडर लेके पूरी शादी नहीं पड़ जाती है। इजी टू ट्रांसपोर्ट। और उतना सोचो कि भूसा और लकड़ी जलाए खाने के लिए, तो 2 कमरे भर भूसा रख, लकड़ी रख, तब तो शादी का काम हो। तो इसमें तो सिलेंडर में ही हो जाता है। इजी टू स्टोर, इजी टू यूज एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। उन सब के लिए ट्रक चाहिए होगा, इसको साइकिल स्कूटर में रख के ले जाओ। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि इट इज इजी टू प्रोक्योर, इजीली अवेलेबल है, अभी तक तो है ही है, एंड चीपर। ये सारे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से इसको हम फ्यूल के लिए यूज होते हैं। और वही कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पर भी डाला जा सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है दूसरी चीज़ों की तुलना में। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है, वो मैं बता देता हूँ कि व्हेन 1 मोल में भी किया जाता है, पर केजी में रहती है। 1 kg पे लिखना है। 1 kg फ्यूल इज बर्न्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? कैलोरीफिक। कितनी एनर्जी रिलीज होती है उस चीज को क्या कहा जाएगा? कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखिए, मैं कैलोरीफिक वैल्यू बता ही देता हूँ अलग अलग की कितनी कितनी होती है। ये आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ी है, कोल एंड पेट्रोलियम में। तो इसमें सबकी लिखी है, मैं बता देता हूँ। ये सारी लिस्टिंग है कैलोरीफिक वैल्यू, तो फिर से आप लोग देख लें। तो इसमें अगर हम देखते हैं CNG की 50,000 किलो जूल। जरा सोचिए, तो मैं थोड़ा आपको बता दूं, काऊ डंग की देखो 6,000 किलो जूल पर केजी, जबकि CNG की कितनी है? 50,000। तो बोलो आप किसे प्रिफर करोगे?
ठीक है, और एलपीजी की क्या है 55,000 किलो जूल पर केजी। अच्छा H2 की कितनी है 1.5 लाख। बोलो बात समझ में आ गई? सुने कि कितनी, तो सबसे अच्छा तो हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए बड़ी मोटी स्टील की चादर बनानी पड़ती है जिस सिलेंडर में रखते हैं, और वो इतने प्रेशर में अगर फट गया तो 8-10 लोगों को लेके ही जाएगा। सही है, तो इसलिए तुम घड़ी घड़ी टाइम देखती हो निष्का, तुम्हारा टाइम पास नहीं होता है। 3 बार देख चुकी हो तब से। टाइम पास करो। चलो अब अगला देखो, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। हार्ड वाटर को जब मैंने जो लिखा दिया वही है इसका, उसी को लिख देना, ठीक है। सो ये 10th क्वेश्चन हो गया। What changes you will observe when you will test soap with litmus paper? रेड और ब्लू के साथ पलक अगर हम रिएक्ट कराएं तो लिटमस सोप कैसा चेंज देगा? रेड टू सोप कैसे होते हैं? सोप्स आर बेसिक इन नेचर, so it turns red litmus to blue। अगला देखो, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन? इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सरोज क्या है? हाइड्रोजिनेशन क्या है, इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है बताओ? वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनता है। लिखो इस चीज को। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। किसी में भी अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोजनेशन। देखो, एडिशन ऑफ H2 इन unsaturated hydrocarbon is called hydrogenation। It is used to convert vegetable oil into वनस्पति घी in presence of nickel catalyst। निकिल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में at 200 डिग्री सेल्सियस, लाइक निकिल ले लें और 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा? एक H और जो, जहां R को नीचे लिख दो एल्काइल। दिस इज वेजिटेबल ऑयल, कुछ भी ले सकते हो इसे, ग्राउंड नट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, घर में मूंगफली सरसों का तेल ले लो और ये बन जाएगा डालडा और रस। दैट इज वनस्पति। Which of the following hydrocarbons, Divya, of these will show addition reaction? इनमें से कौन एडिशन रिएक्शन देगा? C3H6 देगा और C2H2 और C2H2 बता दिया, C3H6 भी आपने बता, C2H6 तो नहीं होगा, C3H6 ना,
और तो कोई नहीं है। सो दीज आर, ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सो दे विल गिव एडिशन। दीज आर unsaturated, so will give addition reaction। 14 क्वेश्चन देखो, गिव ए टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। तो बटर और कुकिंग ऑयल है, ठीक है। बटर क्या है, ये सेचुरेटेड, बटर क्या है, सेचुरेटेड है, और कुकिंग ऑयल क्या है, अनसेचुरेटेड है। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देगा और कौन नहीं देगा, एक आपको टेस्ट लिखना है कि नहीं लिखना है। तो ये चीज पूछी गई है, इसको लिखिए, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। जो अनसेचुरेटेड होते हैं वो क्या करते हैं, दे विल, देखो इस चीज को, बटर इज एनिमल फैट, क्योंकि एनिमल से निकलता है, और ये क्या है, एनिमल फैट एंड सैचुरेटेड। सिर्फ बुक में केवल सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच डिफरेंस बोला गया। फैटी एसिड्स बोलो, मतलब बुक में केवल सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में पूछा गया है। इसमें एग्जांपल देने, किसमें बताओ, बटर सैचुरेटेड। देखो कुछ चीजें आप समझ लो, इसमें लिखा है इस चांद, इसमें मैं भी बता रहा हूँ, पूरा आंसर बता दे रहा हूँ। बटर क्या है, बटर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ये है, दैट इज CH2 और डबल बॉन्ड CH है, और इसके साथ COO है, इसकी पूरी बैलेंसी हो गई, तो इससे जुड़ा है, और COOH। अच्छा देखो, 3 हमने ले लिया, अब ये फैटी एसिड बन गया, एक दो और लेना हो तो ले लो, थोड़ा सा और ले लो, दैट इज CH2 COOH। 4 होने से फैटी एसिड बन जाता है, और तुमको बताया ही था कि ब्यूटाइरिक एसिड होता है। अगर ये ले लो और या ये ले लो, तो CH3 CH2 और CH2 और COOH, ये अमूल बटर है, और ये सरसों का तेल है, ये ऑयल है। समझ में आ गई बात, ये है ऑयल, दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये क्या है बताओ, डबल बॉन्ड है, तो है दोनों फैटी एसिड। तो मैं ये दिखाने जा रहा हूं कि जो ऑयल है, बोलो ऑयल क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और बटर क्या है बताओ, बोलो। इतनी बात तुमको समझ में आ गई, तो तुम्हें समझ में आ गई, फिर उसके आगे आप पूरा लिख लोगे। है तो वही चीज ना, ब्यूटाइरिक एसिड बताया था कि नहीं, ये ब्यूटेनोइक एसिड है, और कॉमन नेम इसका क्या है, ब्यूटाइरिक एसिड है, लगभग मिलता जुलता ही है। तो इसको लिखो बटर, और इसका नाम क्या है बताओ, कुछ लोग इसे ब्यूटेनोइक एसिड भी कहेंगे, और ब्यूटाइरिक एसिड आप बोलेंगे, तो क्या नाम है इसका, ब्यूटेनोइक एसिड, और या फिर क्या है। जितना तुम सीखोगे उतना तुम्हारे 11th के लिए बिल्कुल, हम तो 11th के आधे तक पहुंचा देते हैं। बच्चे अगर तेज मिल जाए ना हमको, और वहाँ जाके बड़े आराम से वो टल के होते होते निकल जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मिलते तो कहते हैं आप कैसे जो पढ़ के गया, मैं बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा है। और यही सोचोगे, रुक रुक के चलोगे, वहाँ तुमको बिल्कुल नया लगेगा, वहाँ कोई समझाने वाला भी नहीं। तो तैयार करते जाओ, जो थोड़ा इसी के साथ लिंक है बताते हैं। तो ये क्या है, ब्यूटाइरिक एसिड। अब लिखो, बटर इज व्हाट, एनिमल फैट एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब सैचुरेटेड अगर हाइड्रोकार्बन हुआ तो क्या करेगा बताओ, इट डज नॉट डिकलराइज। Br2 डाल दो, कुछ होगा क्या बताओ। अगर आपने इसमें ब्रोमीन वाटर डाल दिया तो किससे ऐड करेगा, कर ही नहीं पाएगा, और जब उसमें डाल दोगे तो क्या होगा बताओ, ये भी देख लो ना। अब इसमें आप डालिए जरा Br2, तो क्या होगा, यहाँ एक Br जुड़ जाएगा, और यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, ये Br जुड़ गया, ये Br जुड़ गया, ब्रोमीन वाटर का कलर ही चला गया, और CH2 COOH। और इसमें डालोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये कैसा हो गया, बोलो समझ आ गया। देखो इस चीज को, इट डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। जबकि ऑयल क्या है इंद्रजीत, ऑयल इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड वो भी है, लेकिन कैसा है, अनसैचुरेटेड। अन
सेचुरेटेड, और इसी वजह से इसका नाम ऑयली फिन्स पड़ा है, ऑयली है। ऑयली फिन्स है कि नहीं? देखो इन्होंने भी कह दिया ऑयली फिन्स, तो इन्हें पूरा पता है, पढ़ गया है। ऑयल इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो पहले ही दिन मैंने आपको बता दिया था जो ऑयली फिन्स है वो पैराफिन्स है, ऑयली फिन्स है। अब इतनी बात समझ आ गई? इट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एंड, सेंटेंस पूरा करो अंकुर राज। It reacts with bromine water and, बोलो पूजा, it reacts with bromine water and, स्नेहा बिश्नोई, it हाँ decolorize, reacts with bromine water और क्या करेगा? एंड डिकलराइज इट। बोलो बात समझ आ रही? 2 ही लाइन लिखनी लेकिन सही लिखनी है बस। और अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो बटर बर्न्स विद नॉन सूटी फ्लेम व्हाइल ऑयल बर्न्स विद फ्लैट। जब ये भी याद ना रहे तो ये लिख देना, तब भी आधे नंबर मिल जाए, क्योंकि बटर है वो सैचुरेटेड है। तो बटर किससे जलेगा? बटर बर्न्स विद, मक्खन का दिया जलाओ, विद नॉन सूटी फ्लेम, घी का क्यों जलाओ? फ्लेम वाइट, जो ऑयल है वो क्या होगा? बर्न्स विद नॉन सूटी फ्लेम। बटर इज हार्ड टू डाइजेस्ट, ये कैसा है? इनर्ट इन नेचर, इट रिमेन्स इन आवर बॉडी एंड प्रोड्यूस ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी में ये हार्ट अटैक तक करा देगा, हाई ब्लड प्रेशर। और जबकि ऑयल क्या होता है? रिएक्टिव है, ये तो रिएक्टिव है, सो इट इजीली डाइजेस्ट। ये भी लिख लो, ये डिफरेंस भी पूछे गए ऑयल और बटर में, तो मैं तीनों यहीं पे लिखा दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। बटर क्या है? बटर भी और ऑयल दोनों नॉन सूटी है। ऑयल, बटर बर्न्स विद नॉन सूटी फ्लेम, ऑयल बर्न्स विद सूटी फ्लेम। अब देखो बटर क्या होगा? इट इज इनर्ट, इट इज क्या? केमिकली अनरिएक्टिव एंड रिमेन्स इन आवर बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम एंड प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। बोलो बात समझ आई? हार्मफुल, बटर इज कैसा है? हार्मफुल फॉर अस एज इट, ये हमारे अंदर क्या करेगा? मेक्स फैट या कोलेस्ट्रॉल। इट रिमेन्स अनरिएक्टिव एंड क्या होगा? गेट डिपॉजिटेड इन आर्टरीज एज ट्राइग्लिसराइड। धमनियों में ये हमारे जम जाता है और खून के प्रवाह को अवरुद्ध करते हुए हृदय चाप को ही रोक देता है, हार्ट अटैक। सो इसलिए अनरिएक्टिव और क्या हो जाएगा? एंड इतनी बात है, हार्मफुल अनरिएक्टिव है एंड प्रोड्यूस, इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस अनरिएक्टिव है। और बोलो ऑयल क्या है? ऑयल इज हेल्दी टू ईट, ऑयल इज हेल्दी टू ईट एज इट इज मेटाबोलाइज्ड इन बॉडी। वो नहीं हो पाता है और ये मेटाबोलाइज हो जाता है एज इट मेटाबोलाइज इन बॉडी। आखिरी सवाल देखें तो ये 3 रिएक्शन आप समझ में आ गए कि नहीं? ऑयल इज लिक्विड वाइल बटर इज सेमी सॉलिड, एक और तो 4 डिफरेंट बन जाएंगे आपके। तो बटर क्या है? इज सेमी सॉलिड वाइल। ऑयल कैसा है? आगे देखो, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, जो कि आपको पहले से ही समझाया जा चुका है। क्योंकि आप राजस्थान के हो, राजस्थान में इतनी मेहनत की जाती कि लोग चलते हैं, कितना धूप में रहते हैं, तो यहाँ तो कितना भी घी खाओ कुछ भी नहीं, 50 डिग्री पे ही है, तो सब कुछ बॉडी पिघल जाए तो घी क्या है? और जगह मॉडरेट टेम्परेचर है, यहाँ हार्श कंडीशन है, तो इसलिए घी यहाँ कोई बोल नहीं।